नमस्कार आप सबको फिर से। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि जो हिस्ट्री का 6 क्लास का जो चैप्टर है, नए साम्राज्य और राज्य और इमारतें, चित्र तथा किताबें, बस यही दो रह गए थे। तो इसी को कंप्लीट करने वाले हैं आज। इस लेक्चर में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस ऑडियो को बहुत अच्छे से सुने। हिस्ट्री जो है आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लास 6 का जो लास्ट का 2 चैप्टर बच गए थे, 2 अध्याय, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र तथा किताबें क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, नए साम्राज्य और राज्य अध्याय 10 जो है आपका, उसमें पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद जो है राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में जैसे कि नाटक होता है, खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज़ में लिपटी हुई तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। ज़रा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी और कविता पाठ भी याद करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती है परिस्थितियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशासित कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। परिस्थितियाँ लिखने व प्रचलन करने में भी था। जैसे कि आपने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री तातकृष्णी की प्रस्थिति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की परिस्थिति। आइए समुद्रगुप्त की परिस्थिति को जान के हम क्यों बताते हैं कि कवि ने इसे राजा की एक युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। परिस्थिति में लंबे लंबे सब वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भाला, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर आप मानचित्र को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। आपको पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्रों में बैंगनी और नीले रंग भी दिखेंगे। यह मानचित्र इस परिस्थिति में प्राप्त जानकारियां के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां को वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्र ने हरा कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ ही की राजधानियां को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा बैंगनी रंग के रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तरी पश्चिमी के कई गण या संघ आते थे।
समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ब्राहा इलाके के शासक जिन्हें नीले रंगों से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासन भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और पुत्रियों का विवाह उससे किया। वंशावलियाँ चलिए देखते हैं क्या होता है। वंशावलियाँ अधिक परिस्थितियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह परिस्थिति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी उनके परदादा, पितामह यानी उनके परदादा, दादा, पिता और उनके माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ थी और तथा पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की थी। उनके परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है, जिनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासन को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों में से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। उनके विषय में और अधिक जानकारी अध्ययन आप 11 लेसन में अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धक तथा हर्षचरित जिस तरह गुप्त वंश का शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसी एक राजा हर्षवर्धन से जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में से उनकी जीवन हर्षचरित लिखी है। इसमें से हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेत तसांग जिनके बारे में आपने अध्ययन 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में हैं। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के जाने के बाद थानेसर के राजा बने। उन्होंने बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष के कनौज को भी अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उसे पूर्व जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिस द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियाँ। इस काल में पल्लव तथा चालुक्य दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पालों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र थे, लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। जब कई मंदिर थे, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि
रविकृति द्वारा रचित प्रशासित से पता चलता है। उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 सीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटों इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने को रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय आपातकालीन थी। लड़ाई के दोनों वंश दुर्लभ होते गए हैं। पल्लवों और चालुक्यों में अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बाद में आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इसके बाद आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे इन राज्यों को प्रशासन कैसे चलता था। जैसे कि इस राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इनकी राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासनिक प्राथमिक इकाई गांव थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता को पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारत्मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विगृहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनके नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा काशित यानी लिपुक के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। इस समय के साथ साथ उनके कुछ व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्रता राज्य स्थापित कर लेते थे, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ सवार और पैदल सिपाही होते थे। इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानियों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि ये सब एक कर वसूले थे, जिसमें वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसमें से युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति समाप्त कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों को संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े हुए विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों को देख-रेख आदि का काम करती थी। जिनकी इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यक्तियों की एक संगठन का नाम था नगरम। व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूमि स्थितियों पर व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत ही स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग
जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलिए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों के संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनको सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इन इनामों का हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। जैसे कि मैंने इस कहानी में बताया, चीन तीर्थयात्री का फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशालियों लोग अछूत मानते थे। उन्हें सहारों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह एक आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होने पर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली गई राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा बड़ी मात्रा में साजू सामान लेकर यात्रा करते थे। उनके हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसी बर्तन, असबाब, जिसमें से सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जी, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेला गाड़ियों पर या ऊँटों पर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव का उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वाले की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बानभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया के धूल के गर्त में डूब जाती थी। बानभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जैसा कि अरब में जो मरुभूमि होते हुए भी सदियों को अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोपों के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मुहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। इसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुस्लिम स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त
स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, उपवास कर रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह का हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इस सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, इराक और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो उस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से भी परिचित थे, अब उनके साथ उनकी नए धर्म को भी आए। अरब के साथियों के करीब 1300 साल पहले की सिंधु को जीत लिया था। जैसे कि आपको बताया गया कि गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हो चुका था। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हो चुका था। जैसे कि मैंने बताया था नए साम्राज्य और राज्य के बारे में बताने के लिए, तो ये आपका एक कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में पढ़ेंगे। इमारतें, चित्र तथा किताबें, अध्याय 11 जो है, अध्याय 11 में हम लोग पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प थे और उन्हें तांबे की धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से भी जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, लौह स्तंभ महरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में बड़ा खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलता है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपे जैसी कुछ इमारतें को देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बा में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसमें धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप
प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता और उसके बाद के काल में उस गुंबदगुना ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र में अमरावती ढूंढिए, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाएं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। देवी मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसी मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्यों के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ये सब मानचित्र में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढिए। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ दिखाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहानी में बता, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकासम कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी हुई इमारतें में नीचे हुई ईंटों की एक तरह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टानों तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले मंदिर से नीचे के क्रम में बनाती है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाइए। एलोहल का मंदिर दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले का है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे, चलिए देखते हैं मंदिर आखिर कैसे बनाए जाते थे। स्तूप और मंदिर कैसे बनाए। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी उन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम पहले किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट तराशने के लिए खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था।
इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इनके इसके इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनके इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी की दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाली में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसीलिए जब आप इन स्थानों को देखने जाइए तो याद रखिए कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने, सजाने तथा योगदान दिया था। जैसा कि बाएं उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिलों इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखिए, इसमें जैन भिक्षुक रहते हैं और ध्यान करते थे। और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है। नीचे संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होगी। चित्रकला देखिए, अब देखते हैं हम लोग चित्रकला में अजंता को ढूंढिए। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुक के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ की चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण के दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अजंता के चित्र आप इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन कीजिए। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचयिता की गई। उन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी हुई कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की थी। इनमें से कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। यहाँ वह पांड्य राजा के दरबारी जौहरी के कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी जो भी उसे प्रेम करती थी उस अन्याय के कारण दुखी होकर शेष रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाली। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ एक कवि ने कंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख देखो तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदरता तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ यूं पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधली की स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले आप जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और
होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या इस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा के तलवार निर्दोष नवानकुत के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल काव्य मेनी मेल खलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलन तथा माघवी को बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग से 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास जैसा कि अध्याय 10 में आपने पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक है। जैसे यहाँ उन सबसे प्राचीन रचना मेघदूत ने एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर से जाती ठंडी का हवा वर्णन किया है। आपके बैचरों की अपनों की बेचारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। जैसा कि पूरी कहानियाँ को संकलन तथा संस्करण हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। और पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराणों में विष्णु शिव दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ। इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इनके अतिरिक्त इनमें से संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोकों में लिखे गए हैं, जिससे सब इन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे जिन्हें सुन सकते थे। पुराणों की पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिन्हें लोग सुनते आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। आपने भी आप में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्ति करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज से हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई माना जाता है। पुराणों को और महाभारतों दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भी भागवत गीता भी है, जिनके बारे में आपने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल की राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता लंका ले गया, रावण अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए श्री राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर के कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण एक प्रचलित कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक विश्व जैसा वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोगों की कहानियाँ कहते थे। कविताओं और गीतों की रचना करते थे। गाने गाते थे, नाचते और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। जैसे बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महाराजा हुआ था।
हुआ वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल पर बहुत प्रिय थे। यह आम बड़े मीठे होते थे। इनमें से स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी तक चला पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ एक राजा नहीं रहा था, नहा रहा था। वही नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसे अपने राज्यों के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या इसमें से आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा की हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा योजना बनाया कि उन्हें आम को पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांटकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास को वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु उससे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर के पर उकेरे गए चित्रों में दिखाया गया है। जैसा कि विज्ञान की पुस्तकें इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्र आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक एक पुस्तक लिखी। इनमें से उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि वराहमिहिर ब्राह्मणगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। उन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा था। अब तक भारत ने गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की एक पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यह तब यूरोप में भी यह फैल गई। आज भी पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सालय की विज्ञान विशेषता जो प्राचीन भारत के विकसित हुई। प्राचीन में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और श्रुत चौथा शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना श्रुति हिंसा में श्रुतित ने शल्य चिकित्सा की विधियों की विस्तृत वर्णन किया है। जैसा कि चरक ऋषि ने ही आयुर्वेद का निर्माण किया था। आयुर्वेद चरक ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया, स्टार्ट किया गया। अन्यत्र कागज आज हमारे रोजमर्रा का जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी हुई होती है। उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधा के रेशों
कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उसे लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथों से कागज़ बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों के गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह ज्ञापन जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीपों भी कागज़ की जानकारी बगदाद से हो आई। जैसा कि मैंने बताया, स्तूप का निर्माण 2300 वर्ष पहले स्टार्ट हो चुका था। अमरावती जो है 2000 साल पहले, कालिदास जो है 1600 पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले किए थे। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले का निर्माण हो चुका था। जैसे कि इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमति, तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकों जो आप पढ़े होंगे उनमें तिथियों अलग तरह से लिखी होगी। इन पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पुरापाषाण युग अध्याय के 2 में तिथियों लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखा गई है। मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि पालन की शुरुआती की तिथि लगभग 6000 वर्ष ईस्वी पूर्व दी गई है। हड़प्पा का नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। ऋग्वेद की रचना काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ऋग्वेद की रचना काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। महाजनपदों का तथा गंगा के मैदानों के इलाकों का नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ था। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनने का लगभग 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईस्वी पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी पूर्व तक हुआ था, 100 ईस्वी तक हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 300 ईस्वी में हुआ था। बल्लवी की परिषद में जैन साहित्य का अवकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी तक है। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी तक का बताया जाता है। चीनी यात्री का श्वेत सतसांग का भारत का आगमन 630 से 643 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में पुलेकिसन सेकंड का शासन 609 से 642 ईस्वी तक। इस कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत तिथियों के रूप में आपको एक ऐसे अधिक तिथियों देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही दी गई तिथियों इस बात को संकेत करती है कि यह तिथियां निश्चित नहीं कर दी गई है। इस मुख्य तत्व को याद रखिएगा। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में आपको एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ
दी गई तिथियों की इस बात का संक्षिप्त संकेत करती है कि यह तिथियां सुनिश्चित नहीं है। जैसे कि मैंने बताया इमारतें तथा किताबें के बारे में मैंने बताया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टोटल राज्य जो हैं कितने राज्य हैं। तो टोटल राज्य 29 राज्य हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश अब तो 29 रहे नहीं, क्योंकि अब 28 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था उसे क्या कर दिया गया, यूनियन टेरेटरीज बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग किया है। जैसा कि पहले आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना भी आती थी, तो तेलंगाना को अलग किया गया है। तो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य हो गए, और मेघालय आपका इधर में जो हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका इमारतें, चित्र तथा किताबें क्या कहती है, इसके बारे में ये कंप्लीट किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बने लगे रहने के लिए। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि क्या, कब, कहाँ और कैसे आखेट खाद्य साग्रह से भोजन तथा उत्पादन तक। आखेट का मतलब होता है आपका शिकारी। दूसरा नंबर जो है अध्याय, तीसरा अध्याय जो है आरंभिक नगर, वो तीनों को एक ही वीडियो में बना दिया गया है, जो आपका क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो ये और आपका राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न एवं विचार, ये तीनों को एक वीडियो में बना दिया गया है। अशोक एक अनोखा साम्राज्य जिसमें युद्ध का त्याग किया, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, और व्यापारी राजा तथा तीर्थयात्रियों, ये तीनों को एक में कर दिया गया। और फिर लास्ट का जो आपका ये है नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें, ये आपकी कहानी जो थी एक खत्म हो गई। तो ये आपका जो इतिहास जो है 6th क्लास का वो खत्म हो गया। अब 7th क्लास का इतिहास स्टार्ट किया जाएगा।